सर जय हिंद। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर मुझे बात करनी थी। दरअसल एडमिरल हैं जॉन एक्लिनो, अमेरिका के। उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो बॉइलिंग फ्रॉग के ऊपर जो है उस टैक्टिक्स पे काम कर रहा है। हमारे देश ने सलामी स्लाइसिंग सुनी है, लेकिन ये एक अलग टर्म था, बॉइलिंग फ्रॉग। तो मुझे लगा कि मैं साहब से बात करूं और समझने की कोशिश करूं कि ये कौन सी नई परिभाषा है, कौन सी ये टर्म है जिस पे चीन काम कर रहा है भारत के लिहाज से और इंडो पैसिफिक के लिहाज से। ये क्या संकेत दे रही है सर? हाँ बिल्कुल, देखो राजेश, हुआ क्या है कि ये जो एडमिरल जॉन एक्लिनो है, ये पैसिफिक कमांड के ओवरऑल कमांडर थे और ये 3 साल तक उन्होंने पैसिफिक कमांड का भार संभाला और अभी वो रिटायर होने। तो जब अपने रिटायरमेंट पे उन्होंने ये बोला कि जो चीन का काम करने का तरीका है, स्पेशली इन साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में, वो बॉइलिंग फ्रॉग जैसा है। बॉइलिंग फ्रॉग एक ये टर्मिनोलॉजी वो दिखलाती है कि इसमें एक प्रकार जब फ्रॉग को पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे गर्म करते हैं पानी और उसको वो जंप नहीं मारता, वो सोचता है कि मेरा कुछ नहीं होगा और टेम्परेचर रहेगा और वो फिर उसमें मारा जाता है। कहने का मतलब ये है, जो बॉइलिंग फ्रॉग है वो टैक्टिस ये है कि जो चीन बड़े धीरे धीरे अपने ताकत को बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में और अपने दूसरे देशों पे हावी हो रहा है। इंडो पैसिफिक उसने अपने नाम कर लिया पूरा, वो क्लेम करता है। जब तक वो दूसरे देश समझ पाए बहुत लेट हो जाता है और यही इसकी टैक्टिस है कि दूसरे देशों को ये पता भी नहीं चलता कब जो चीन है धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बनाएगा और आपके ऊपर हमला कर सकता है। आपको एक प्रकार से ये महसूस नहीं होने देगा। ये एक बॉइलिंग फ्रॉग की स्ट्रेटेजी है इसकी और एक दिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो आपको हड़प लेगा। तो ये देख के चलना पड़ेगा। अभी जब आगे आगे क्वेश्चन पूछोगे फिर हम बातचीत करते हैं राजेश। मैं अगर अपने दर्शकों के लिए और अपने लिए समझूं तो चीन एक एक्शन लेता है और उसके बाद देखता है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या है। जैसे नैन्सी पेलोसी आई, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर गलवान को ले सकते हैं कि चीन आया, अटैक हुआ और चीन को लगा कि भारत क्या चुपचाप बैठ जाएगा या पलटवार करेगा। फिलीपींस के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से उसकी शिप के ऊपर अटैक हुए। क्या इन चीजों को हम जोड़ सकते हैं बॉइलिंग फ्रॉग की टैक्टिक्स के साथ सर? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं राजेश, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जिस प्रकार से चीन अपने आप को तैयार करता है और दूसरे देश को कमजोर करता है और उसका रिएक्शन को परखता है, बड़े धीरे धीरे करता है कि दुश्मन जो है समझ नहीं पाता और एक दिन वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो हड़प लेता है। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें, साउथ चाइना सी में इसके दो बड़े जगह हैं जहां पर वो बॉइलिंग फ्रॉग वाली टैक्टिस बहुत जोरों से अपना रहा है। एक तो है जो कि ताइवान को लेके, ताइवान को अगर आप देखें कि धीरे धीरे जो चीन है वो बहुत हावी हो रहा है ताइवान की तरफ, बड़ा एग्रेसिव हो रहा है और ताइवान स्टेट को उसने लास्ट 5-7 साल में बहुत बार क्रॉस किया है। उसने अपनी स्पाई शिप भी भेजी हैं, बलून भी भेजे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट उसका जो स्पेस है ताइवान का उसको क्रॉस करते हैं। एक प्रकार से जो आपने बोले नैन्सी पेलोसी जब आई थी उसके बाद उसने जी। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ और उसने चारों तरफ से ताइवान को घेरने की भी कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि ये कभी भी ताइवान पे हमला कर सकता है आने वाले कुछ एक समय में, चाहे वो आज हो या कल हो या 10 साल में हो। मगर ताइवान को लेके चीन का जो रवैया है बहुत ही एग्रेसिव है और वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा है। क्या इसका काउंटर करने के लिए अमेरिका तैयार है या क्या करेगा वो बात अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। मगर ये सच्चाई है कि एक सबसे ज्यादा बड़ा
कॉज और जो बॉइलिंग फ्रो की टैक्टिस अपना रहा है वो है एक तो ताइवान के लिए, और एक दूसरा है जो कि अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें, स्पेशली साउथ चाइना सी में, तो दो टाइप के आइलैंड्स हैं वहां, एक स्पार्टले, एक पारासेल। और जो जी आइलैंड्स हैं वो चीन के बिल्कुल नहीं है, चीन का उसके ऊपर कोई ज्यादा वो नहीं है, बल्कि दूसरे देश हैं, चाहे इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और आपका लाओस और मलेशिया। मगर धीरे धीरे चीन ने वहां पर 9 डैश लाइन बना ली है और पूरा साउथ चाइना सी को अपना बताता है। और ऐसे में अगर आप देखें स्पार्टले आइलैंड में एक दो रीफ है जो थॉमस सोरल रीफ बोलते हैं, एक आइलैंड टाइप ओके है जो स्पार्टले आइलैंड में, जो कि फिलीपींस का है और इंटरनेशनली उसको एक्सेप्टेड है, वो फिलीपींस का है। मगर ऑफ लेट जो चीन है वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है। जब भी फिलीपींस की शिप जाती है, अपने जो उसके सैनिक हैं थॉमस सोरल में सामान लेके जाते हैं या उसकी शिप आती है, उन पे अग्रेसिव होता है, कभी उसको टक्कर मार देता है, कभी उस शिप के ऊपर पानी डाल देता है। तो एक प्रकार से सच्चाई ये है कि चीन जो है पूरे इलाके को अपना बताता है। उससे उसको क्यों बताता है, उसके रीजन है। उसको पता है कि जो साउथ चाइना सी है वो बहुत रिच है ऑयल और गैस में। एक तो वो उसका ओके इस्तेमाल करेगा, वो कहेगा कि ये एक्सक्लूसिवली उसका ही है। दूसरा 60 से 70% जो है ट्रेड वहां जाता है, एक मेजर ट्रेड रूट पे, तो वो जी दादागिरी करेगा अपने मेजर रूट का, एक प्रकार से इंटरनेशनली जो वाटर में जो जाते हैं उसमें दिखाएगा कि वहां पर उसका होल्ड है। तो ये एक खतरा पूरे वर्ल्ड के लिए है और स्पेशली इंडो पैसिफिक कंट्रीज को। और इसी के जी कारण ये क्वाड बना है और आकुश बना है कि कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चीन धीरे धीरे इन बहुत एग्रेसिव हो रहा है और अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई है। उसने अपना जो जो ये फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर इंटरव्यू हुआ था उसमें जी एडमिरल जॉन ने यह भी बताया कि जो डिफेंस बजट है उसने 230 बिलियन डॉलर कर दिया। यूं तो ओके अमेरिका का उससे 3 से 4 गुना ज्यादा है डिफेंस बजट। मगर बात यह है कि पहली बात तो चीन में लेबर बहुत सस्ता है। दूसरा, चीन जी का असली पता नहीं चलता, पे पेंशन उसमें काउंट नहीं होते। तीसरा, कुछ सामान जी वो खुद बनाता है, तो चाहे उसका कम हो डिफेंस बजट, मगर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है और चीन बहुत ही ज्यादा अपना सामान, अपना हथियार, अपने सबमरीन, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, और एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव हो गया इंडो पैसिफिक में, और वो इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानता। तो दोनों जगह, ठीक है एक सर तो ताइवान को लेके और एक ये स्पार्टले आइलैंड्स हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है राजेश। दो दो पॉइंट मुझे और आपसे समझने हैं जो बड़े अहम हैं। हाल ही में एक खबर और आई कि चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को हटा दिया, खत्म कर दिया कहें, उसकी जगह इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स को लेकर आए हैं। ये मूव क्या है सर? ऐसी कौन सी नौबत आई कि 2014 में ही जिनपिंग इस स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को लेकर आए और 24 में कहा कि नहीं, अब इसको हटा दीजिए, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स लाइए। क्या चेंज आएगा इसके द्वारा सर? देखो, इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कोई हटाया, इसको अपग्रेड कराया उसने। उसने और चीजें मंगा ली ओके हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर में, स्पेस भी है, साइबर भी है और इंफॉर्मेशन वारफेयर है। अब उसको लगता है कि आने वाली लड़ाई जो है वो स्पेस के अंदर भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। और जिस प्रकार से अभी सुनने में आया, रूस के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार भी स्पेस के अंदर भेज रहा है। तो इसी प्रकार से चीन भी बहुत अग्रेसिव है पूरी स्पेस को लेके, साइबर वारफेयर को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, इंफॉर्मेशन वारफेयर। तो अब वो अपग्रेड कर गया, वो उसके अंदर ये सब चीजें उसने डाल दी है। तो कहने का मतलब है जी चीन धीरे धीरे अपनी काबिलियत और क्षमता को बढ़ा रहा है, और ये हमें समझना चाहिए कि ये एक थ्रेट पूरे वर्ल्ड के लिए और भारत के लिए तो है ही, क्योंकि भारत का जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर मिलता है, और जी चीन 2020 में अप्रैल मई में 3 डिवीजन लेके वहां आ गया था, और 2017 में उसने डोकलम में भी बहुत एग्रेसिव था।
तो ऐसे में भारत को तो बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जिस प्रकार से इसने इसको अभी एक प्रकार से बड़ा बनाया है, मॉडर्न बनाया है, और इसके अंदर और चीजें जोड़ी हैं, चाहे साइबर है, स्पेस है, इंफॉर्मेशन वारफेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इसने जोड़ करके अपने आप को और ताकतवर बनाया है। राजेश, ठीक सर, एक पॉइंट और जिस पे बहुत डीपली बात होनी चाहिए, क्योंकि हम हाल ही में ऑकस को लेकर बहुत चर्चा देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज जापान की एंट्री ऑकस के अंदर हो सकती है। हमने हाल ही में साउथ कोरिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अमेरिका में जाते हुए देखा। तीनों जो बाइडेन थे, कशीदा थे और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति थे, ये सब एक जगह पे इकट्ठा हुए। क्या प्लानिंग है वाकई में चीन को काउंटर करने के लिए? अमेरिका एक बड़ा खेल साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में खेल रहा है, कैसे देखें? हाँ देखो, एक तो सच्चाई है कि चीन बहुत अग्रेसिव हो रहा है और चीन को काउंटर करना है तो अमेरिका के जी, ये अकेला बस का नहीं, और उसको बिल्कुल अभी सर। पार्टनर चाहिए। और जिस प्रकार से उसने पहले क्वाड बनाया जिसके अंदर भारत भी है, अमेरिका भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी है, और जापान भी है, वो मिला के हमने, मगर वो एक इकोनॉमिक फोरम है। यूं तो जी, उसके कोई टीथ नहीं है, मगर हाँ मालाबार एक्साइज होती है, उसका भी यही प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जिसके जी, एक प्रकार से 3 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। तो एक प्रकार से जो दादागिरी है चीन की, उसको नकारा करना, उसको बताना कि जी, इंटरनेशनल वाटर में एक फ्रीडम है ऑफ नेविगेशन, ये आपकी जमीन नहीं है, ये आपका समुद्र नहीं है। मगर क्योंकि उसके अंदर वो एक प्रकार से इकोनॉमिक फोरम है, वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो इतना उसका महत्व नहीं है। जबकि उसको चीन और रूस उसको एशियन नेटो बोलते हैं। मगर ये भी जी, सच्चाई है कि अब वो चाहता है कि मिलिट्री अलायंस करे अमेरिका, और इसीलिए उसने ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने मिलकर आकुश बनाया। और आकुश का मतलब यही है कि ये मिलिट्री अलायंस हो, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया एक कमजोर कड़ी थी, जिसकी नेवी कमजोर थी, तो उसको न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी देने। तो अब वो देखा जा रहा है कि इसके अंदर 2 देश और होने चाहिए। उसके अंदर एक जो थ्रेट सबसे ज्यादा चीन की किसको है इंडो पैसिफिक में, वो जापान को है, साउथ कोरिया को है, और ऑस्ट्रेलिया जी, को है। तो ऐसे में जी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस हैं, तो जापान का होना बहुत जरूरी है इसमें। इसीलिए जापान जो फुमियो किशिदा देखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं बातचीत ये कि आपको उसमें हो सकता है जापान को जोड़ा जाए। और मुझे लगता है आने जी, वाले समय में साउथ कोरिया भी इसका हिस्सा होगा, क्योंकि उसको भी एक प्रकार से डर है चीन की तरफ से। तो ये एक मिलिट्री बिल्कुल सर। अलायंस है, इसके अंदर जैसे बताया मैंने, न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी दी जाने ऑस्ट्रेलिया को। तो इस प्रकार से यूं तो मिलिट्री अलायंस अमेरिका के अलग अलग देशों के साथ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, है, चाहे वो साउथ कोरिया है, चाहे वो जापान है। मगर ये आकुश जो है, ये इकट्ठा अलायंस होगा तो इसकी पावर ज्यादा होगी। और ऐसे में जो आपने कहा कि हो सकता आने वाले समय में जापान इसका हिस्सा बन जाए, और इसी प्रकार से हो सकता है साउथ कोरिया भी इसका हिस्सा बन जाए। उसकी वजह यही है, अगर चीन को काउंटर करना है तो आपको अग्रेसिवली उसकी काउंटर करने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, एक गठजोड़ बनाना पड़ेगा, एक मिलिट्री अलायंस बनाना पड़ेगा, और वो इसी की बस तरफ फिर जा रहे हैं। क्या आपने कोई अहम बात कही है सर, बस 1 मिनट मुझे आपका और चाहिए होगा ये समझने के लिए। आपने इतने अच्छे से चीज़ों को समझाया, तो मैं बस यही समझना चाहता हूँ कि जब अमेरिका जैसे सुपर पावर को चीन का सामना करने के लिए अलायंस की ज़रूरत है, हमारी गलवान में झड़प हो चुकी है, 1962 का युद्ध, 1967 का युद्ध हो चुका है, हम क्यों नहीं उस तरफ सोच रहे हैं सर? ये देखो समझना चाहूँगा। सच्चाई, हाँ सच्चाई ये है राजेश कि भारत किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जी, अगर आप जी, मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन गए तो फिर आपकी जो स्ट्रेटेजिक इंडिविजुअलिटी है, इंडिपेंडेंस है, वो खत्म हो जाएगा। ये इसीलिए हम बिल्कुल क्वाड सर। का हिस्सा है, जो कि मिलिट्री अलायंस नहीं।
क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप अमेरिका के तरफ चले गए तो फिर आप के रूस के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्योंकि अमेरिका और रूस की एक प्रकार से दोस्ती नहीं है। तो भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है मगर मिलिट्री अलायंस नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भी है, रूस का भी है, और आप देखें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में भी है, वेस्ट एशिया में हम इजराइल के साथ हैं। तो इसकी वजह यही है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते हैं तो हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर हम बनते हैं तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, फिर हमारी जो से है वो खत्म हो जाएगी। हमें अगर लड़ना है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तो हमें अकेला लड़ना है, ये हमारी मदद कर सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने और किसी ग्रुप के अंदर शामिल हो। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकते हैं, मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव सर, आपने समय दिया और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू साहब, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू राजेश, जय हिंद।